स्टूडेंट्स, आज हम मुस्लिम कालीन शिक्षा का मूल्यांकन जो चल रहा था उसमें हमने गुणों पर तो चर्चा कर ली थी, लेकिन गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी विद्वानों ने निकाले हैं। उन दोषों के बारे में आज चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं दोष कौन कौन से हैं उसमें। पहला एक क्या है कि शिक्षा में व्यापकता का अभाव था, अर्थात उस जमाने की जो शिक्षा थी, मध्यकालीन शिक्षा जिसको कहा गया है, उसमें व्यापकता का अभाव उन्होंने उसमें देखा है। जैसे हम कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे गांव में ना होकर के मदरसे जो है, वो जो कस्बे होते थे या नगर होते थे बड़े बड़े, वहां पर वो पाए जाते थे मदरसे जो है, या वहां पर स्थापित किए गए थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर मुसलमानों की जो अधिकांश जनसंख्या थी या मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र था, उसमें उन मदरसों को गठित किया गया था। कुछ उसके एविडेंस भी इन्होंने दिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला यह है कि मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों व कस्बों में की गई थी, जहां पर मुसलमानों की अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी। गांव में ना होकर के वो ऐसी जगह बनाई गई थी, है ना। दूसरा, अगर हम विचार करें इस पे, मुस्लिम शासकों को जनसाधारण की शिक्षा में लेस मात्र भी जो रुचि नहीं थी। लेस मात्र रुचि का मतलब क्या है कि वो मदरसे जो थे वो सिर्फ मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए ही बने थे, और उसमें दूसरे धर्म के जो बच्चे और हिंदू, जैन, बौद्ध, उनके लिए कोई स्थान उनमें नहीं था। ना ही उनके लिए कोई इस तरह का पाठ्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, ना ही उनकी भाषा में पढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो ये व्यापकता का अभाव वहां पर दिखाई देता है। तीसरा इसमें क्या है कि शिक्षा पर धार्मिक कट्टरता की बहुत गहरी छाप थी, जिससे हिंदू बालक उनसे लाभ जो उठाना चाहिए था वो लाभ उठा नहीं सके हैं। इसका क्या मतलब है, जो उनकी पाठ्यचर्या थी, उस पाठ्यचर्या में इस्लामिक धार्मिक जो है उसका बहुत बढ़ चढ़ करके या उस पर ही ज्यादा फोकस किया गया है, और दूसरे धर्म या दूसरे धर्म का साहित्य ग्रंथ जो है उसके वहां पर कोई जगह नहीं थी। तो इसलिए जो दूसरे धर्म के छात्र छात्रा थे, अगर वो कुछ लाभ भी उठाना चाहते थे तो वो लाभ वहां पर वो उसका नहीं उठा पाए हैं। तो इसलिए विद्वानों ने इसको व्यापकता का अभाव बताया है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं ऐसे, शिक्षा में स्थिरता का अभाव। स्थिरता का अभाव का मतलब क्या है कि मदरसे जो है जहां खुले थे वहां एक जगह वो स्टेबल अपने को नहीं रख पाए हैं। उसके कुछ एविडेंस इन्होंने दिए हैं। इसमें एक टीएन सिक्वेरा में एक विद्वान, उनकी मैं कोटेशन जो उन्होंने कुछ वाक्य बोला है वो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ करके सुनाता हूँ कि न तो माता पिता ने ही और न ही शासकों ने अपने कर्तव्यों का विधि पूर्वक पालन किया। एक शासक अथवा राजकुमार विद्यालय की स्थापना करता और दूसरा उसको यदि नष्ट नहीं करता तो बंद अवश्य कर देता था। इसका क्या मतलब हुआ कि एक शासक ने एक मदरसा खुलवाया विशेष शिक्षा देने के लिए, तो उसका अगर दूसरे शासक जो आए वहां पर, उसका अगर उसने उसको नष्ट नहीं किया है, उसको तुड़वाया नहीं है, तो उसको बंद अवस्था करवा दिया है। उसने अपना पाठ्यक्रम चला दिया वहां पर कि इस तरह का पाठ्यक्रम यहाँ पर चलेगा। तो एक कहने का मतलब यह है कि एक जो हमारी संस्था चली आ रही थी, उस संस्था के अंतर्गत जो नोट्स के अकॉर्डिंग हमने बिल्डिंग्स बनाई है, टीचर्स अपॉइंट किए हैं, पाठ्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, वो स्थिरता वहां पर नहीं दिखाई दे रही है। समय समय पर ये 50 साल के बाद या 100 साल के बाद उसमें कुछ वहां पर चेंजिंग, बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो वहां पर स्थिरता का अभाव कह रहे हैं कि स्थिरता का अभाव ये पाया गया है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। देखिए सीधी सी बात है यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा है,
तो स्त्री शिक्षा की उपेक्षा तो होनी जरूरी थी, है ना। क्योंकि मदरसे ज्यादातर जो थे, ज्यादातर क्या मैं कहूँ कि 94 से 96-97% तक के जो मदरसे थे वो छात्रों के लिए ही थे। एक दो मदरसा ऐसा हो सकता है जो विशेषतः महिलाओं की शिक्षा के लिए ऑर्गेनाइज किया गया हो या स्थापित किया गया हो। तो वो पर्दा प्रथा जो एक दकियानुसी हम उसको कह सकते हैं, वो एक परंपरा है। तो उसने उस जमाने में जो है उन छात्राओं को पढ़ने का मौका नहीं दिया है, जो छात्राओं को या उन लड़कियों को पढ़ने के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा है। जो छात्र लोग पढ़ गए हैं, पुरुष भाई जो पढ़ गए हैं, वो महिलाएं वहां पर नहीं पढ़ पाई है। कुछ ही जो कुलीन परिवारों की थी या शाही परिवारों की थी या राजघरानों की थी है या उच्च पदों पर आसीन जो व्यक्ति होते थे उनकी लड़कियां थी, तो वो कुछ पढ़ लिख गई, उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली है। अदरवाइज जन सामान्य की जो स्त्री या महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह गई है। तो ये एक उसका दोष हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा। सीधी सी बात है, मदरसे खुले हैं, मदरसों में अरबी फारसी भाषाओं का प्रचलन है। अरबी फारसी भाषाओं का ये साहित्य है, उन्हीं के ग्रंथ हैं, उन्हीं के द्वारा पाठ्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है ना। तो उन्हीं की भाषा जो है, अरबी फारसी भाषा जो है, उसमें वहां पर पढ़ाया जा रहा है उनको। और जो जन सामान्य की जो भाषा थी, प्रचलित भाषा थी, जो क्षेत्र की भाषा थी, वहां पर उसकी उपेक्षा बिल्कुल कर दी गई है ना। तो अगर दूसरे धर्म के या दूसरे क्षेत्र के या दूसरी कम्युनिटी के छात्र छात्रा वहां पर पढ़ने की कोशिश भी करते, तो अगर वो भाषा उनके पल्ले नहीं पड़ रही है, वो भाषा उनको अजीब लग रही है, क्योंकि जो भाषा जिस भाषा में उन्होंने जन्म लिया, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जो उनकी है, उसमें अगर उनको नहीं पढ़ाया जाएगा तो पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए वो लाभ उन्होंने, उतना स्तर का लाभ उन्होंने नहीं उठाया है जैसा वो उठाना चाहिए था उनको, है ना। तो ये भी एक हम इस शिक्षा प्रणाली का दोष मान सकते हैं। दूसरा क्या है, हिंदू शिक्षा की उपेक्षा। सीधी सी बात है कि मदरसे हैं, तो मदरसों में आपको इस्लामिक शिक्षा ही मिलेगी और इस्लामिक साहित्य है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम कानून शरीयत जो है, उसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर उनके देश में, अरब देश में उनको पढ़ाया जाता था। जैसे उनकी शिक्षा दीक्षा वहाँ की, वो उसी को लेकर के यहाँ पर आए थे, तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया है। तो उन्हें दूसरी शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। जो हिंदुओं की यहाँ शिक्षा चल रही थी, जो पाठशालाएं चल रही थी, उनकी तरफ उन राजाओं को कोई ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने कोई उनको प्रश्रय नहीं दिया है, कोई आर्थिक सहायता नहीं की है। उन्हें तो सिर्फ मकतब और मदरसों से ज्यादा मतलब था, वो उन्हीं की विशेष रूप से जो है वो आर्थिक सहायता करते थे। तो ये भी एक हम इसमें दोष मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है रटने पर बल। देखिए ज्यादातर उन्होंने गिनती, पहाड़े या आयतें जो थी उनको रटने पर ही जोर दिया है। रटने पर जोर देने से देखो एक दोष ये होता है कि अगर हम किसी चीज को रट रहे हैं, रटते रटते अगर उसमें कोई ठहराव आ गया, कोई हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन रट करके आए हैं, अगर उसमें से एक दो लाइन भी हमारी मिस हो जाती है बीच में से, तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है बेकार हो जाता है, उस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाते। तो रटने का एक थोड़ा सा ये दोष माना जाता है। किसी भी चीज को अगर हम उसको देखें, अच्छी तरह से समझें, उसका चिंतन करें, मनन करें कि ये चीज क्या है, क्यों लिखी गई है, इसका क्या अभिप्राय हो सकता है, इसका क्या लाभ हो सकता है, इसकी क्या हानि हो सकती है ना, इसका क्यों प्रयोग किया गया है, अगर थोड़ा सा उसका चिंतन मनन करें तो हम उसको समझ सकते हैं। तो हमें रटने की कोई खास जरूरत नहीं होगी। तो ये भी एक हम उस प्रणाली का दोष कह सकते हैं विद्वानों के अनुसार कि उन्होंने रटने पर ज्यादा बल दिया है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि भारतीय साहित्य में धर्म दर्शन की उपेक्षा। तो मैंने भी पहले ही आपको बताया है कि उनका जो पाठ्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है वो उसी के अनुसार चलेंगे वहां पर, है ना। तो जैसा उनके अरब देश में उनकी शिक्षा दीक्षा का गठन किया गया था, उनका जो साहित्य था, उनका जो धर्म है, उनका जो दर्शन है, उनकी जो फिलोसफी है, उसको ही वो अपने
मदरसों में वहाँ पढ़ाएंगे, उसी की शिक्षा दीक्षा देंगे, तो उन्हें भारतीय साहित्य से कोई लेना देना थोड़ी था। वो तो यहाँ पर दूसरे देश से आए हैं, राज करने लग गए, उनको आवश्यकता महसूस हुई शिक्षा की। शिक्षा के जो है वो संस्थान जो है वो गठित कर दिए उन्होंने, ऑर्गेनाइज कर दिए, मकतब बना दिए, मदरसे बना दिए, उसमें शिक्षा दीक्षा होने लगी। अब शिक्षा दीक्षा में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो वहां से लेकर के आए थे उसी पाठ्यक्रम उन्होंने बना दिया। तो अपना ही साहित्य पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है, अपने इस्लाम धर्म की शिक्षा देंगे, अपने ही दर्शन की वो शिक्षा देंगे, तो उन्हें दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, है ना। तो इस प्रकार से थोड़ी सी हमने ये उनकी वो पढ़ी है, दोष पढ़े हैं। अब दोष थोड़े से आगे वो लेकर के हम चलते हैं इसमें। नेक्स्ट दोष क्या होना चाहिए 10 में, कठोर शारीरिक दंड। कठोर शारीरिक दंड। और क्या हो सकता है, शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लामिक संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करना। या पाठ नंबर पर होगा या आपका 90 नंबर पर होगा। नेक्स्ट आता है इसमें छात्रों की विलासिता। छात्रों की विलास प्रियता। कठोर शारीरिक दंड। आज की जो साइकोलॉजी है वो इस चीज को बहुत गलत मानती है कि छात्र छात्राओं को कठोर शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए, उनके साथ में मार पिटाई करनी चाहिए, या उनके साथ में कठोर जो है शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। लात से मारना, बैत से मारना, घूसों से मारना, मार पिटाई करना। तो ये साइकोलॉजी इस चीज को नहीं मानती। उसका कहना यह है कि बच्चे को आप उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाइए, ऐसे अपने मेथड को ऑर्गेनाइज कीजिए, ऐसे अपने मेथड को बनाइए कि बच्चे की रुचि ज्यादा से ज्यादा उसमें आ जाए, है ना। बच्चे की जो है में भी उसकी जिस प्रकार की इसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको पढ़ाइए, क्योंकि हर बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। किसी को एक बार में समझ आ जाता है, किसी को 2 बार में समझ आ जाता है, किसी को 3 बार में समझ आ जाता है। तो इस प्रकार से आज वर्तमान में जो है साइकोलॉजी कठोर शारीरिक दंड को गलत मानती है। तो इसीलिए आज के रेफरेंस में विद्वानों ने उस जमाने के कठोर शारीरिक दंड को गलत माना है, उसको दोष माना है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो बच्चे आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, या आज का पाठ कल तैयार करके नहीं लाए, याद करके नहीं लाए, आज का काम कल दिखाना वो तैयार करके नहीं लाए है, थोड़ी सी उनसे गलती हो गई तो उनको लात घूसों से मारा जाता था, उनके साथ मार पिटाई होती थी, बैत से मारा जाता था, उनको मुर्गा बनाया जाता था, उनको कोड़ों से मारा जाता था। तो इस प्रकार की हमें कुछ सूचना उसमें किताबों के माध्यम से मिली है। तो इसीलिए आज के विद्वानों ने इसको गलत माना है कि ये आज के रेफरेंस में बिल्कुल हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कठोर शारीरिक दंड अगर बच्चों को आप देंगे तो बच्चे हो सकता है कि वहां से पलायन कर जाए, शिक्षा से पलायन कर जाए, और जो शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों को सर्वांगीण विकास करना, वो भी इसका सर्वांगीण विकास से वंचित रह जाएगा, वो उद्देश्य भी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको हम दोष मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का जो उद्देश्य है इस्लामिक संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये तो सीधी सी बात, सही बात है बिल्कुल। ये तो मदरसे जो है अगर गठित किए गए हैं वहां पर, तो वो इसीलिए किए गए हैं कि हमारा जो धर्म है इस्लाम धर्म है और हम इसको यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से ही वो हमारा कार्य आसान हो सकता है। तो हम अपनी शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं में
इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका ज्ञान दे, उसकी कुरान की आयतों को उनको पढ़ाए, अब शरीयत जो इस्लामिक कानून है वो पढ़ाए, है ना, या पीर पैगंबर के जो उद्देश्य है या उनका जीवन परिचय है या उनकी कार्यशैली है उससे अवगत कराए उनको, है। जितना ज़्यादा मिले इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार या ज़्यादा करेंगे या इस्लामिक संस्कृति का हम ज़्यादा प्रचार करेंगे उतना हमारा फायदा होगा, उतने ही हम यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार करने में या साम्राज्य अपना स्थापित करने में उतने ही हम यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए जो वो संस्कृति अपने देश से लेकर के आएंगे उस संस्कृति का उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार यहाँ पर किया है, और दूसरी संस्कृति से उनको कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी उपेक्षा की है, उसको उसके ऊपर अपनी संस्कृति अपने धर्म को सुपीरियर मानने की बनाने की कोशिश की है। और छात्र छात्राओं में भी इस प्रकार की भावना घटित की है कि आप हमारा जो धर्म है वो सुपीरियर है, हमारी संस्कृति जो है वो सुपीरियर है और दूसरे की संस्कृति जो है वो गलत है, बेकार है, छोटी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इससे अपनी संस्कृति से ही हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उसी का प्रचार प्रसार हमें करना है। नेक्स्ट आता है इसमें छात्रों की विलासप्रियता। छात्रों की विलासप्रियता का क्या अभिप्राय है? इसका यह अभिप्राय है कि इन्होंने वर्तमान में ही विश्वास किया है, इनका भूत भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इस्लामिक जो धर्म है ये कहते हैं कि जो वर्तमान में खा लिया पी लिया मौज मस्ती कर ली वही है ना, इसका कोई पीछे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से और धर्म का है कि हमें पूर्व जन्म के अनुसार ही हमें यहाँ पर शरीर मिला है, उसी के अनुसार ये सुख दुख मिल रहे हैं और हम ऐसे काम करें यहाँ पर कि आगे चल करके हमें अच्छा जीवन मिले ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इनका क्या मतलब यह है कि आपने अपनी जो वर्तमान जीवन है उसको अच्छी तरह से जीना चाहिए, उसको वैभवपूर्ण तरीके से जीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छे प्रकार से आपको रहना चाहिए। तो एक छात्रों में ये विलासप्रियता का गुण वहीं से निकल करके आता है। छात्रों को जो वहां पर छात्रावास का खाना पीना मिलता था उसके अलावा भी इनके माँ बाप जो थे या इनके पिताजी या बड़े भाई जो थे इनके छात्रावासों में इनका और भी सुविधा के साधनों की व्यवस्था वो करते थे, जैसे और अच्छा खाना भिजवाना या और अच्छे कपड़े भिजवा देना, है ना, या थोड़ा सा और भी कुछ और बेटर करने की कोशिश की है जिससे छात्रों में विलासप्रियता आए। तो इससे क्या है, आज की जो विद्वान लोग उसको कहते हैं कि छात्रों को तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से और शादी जीवन से उसको मतलब रखना चाहिए, उसको ज्यादा इधर उधर की बातों से उसको ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। तो छात्रों को जो छात्रावास में खाना मिल रहा हो ठीक है उसके लिए, जो पहनने को कपड़े मिल रहे वो ठीक है उसके लिए, है ना, तो उसको बाहरी उससे कट रहना चाहिए, लेकिन वो बाहरी उससे कट न रह करके उनके घर वाले उनको पहुंचाते थे, तो वो उसको दोष माना है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल उसके दोष ही है, जैसा उस जमाने में उनकी आवश्यकता रही, उनकी डिमांड रही होगी उसके अनुसार उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन हम जो है किताबों के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो किताबों में जो भी कुछ उन्होंने थोड़ा राइटर ने देने की कोशिश की है वही संदेश हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। तो ठीक है, हमने इसके दोष भी पढ़े हैं, हमने इसकी कमियां पढ़ी हैं, हमने इसकी अच्छाइयां पढ़ी हैं, गुण भी पढ़े हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, कोई भी शिक्षा प्रणाली रही हो, चाहे आपकी वैदिक रही हो, चाहे आपकी बौद्धकालीन रही हो, चाहे आपकी मध्यकालीन मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली रही हो, सभी में कुछ गुण भी थे, कुछ दोष भी थे, लेकिन उन्होंने अपना अलग अलग स्थान ग्रहण किया है। जैसे उनका उस जमाने में अपनी इंपॉर्टेंस थी, तो मध्यकालीन शिक्षा है, मुस्लिमकालीन शिक्षा का भी अपना एक अलग से स्थान है, उसकी भी एक अलग से महत्ता है, उसका भी आने वाली जो शिक्षा प्रणाली रही है उसने उसके लिए भी अवलंबन का काम किया है, आधार का काम किया, उसके लिए आधारशिला बनी है वो, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो वहां से भी सीखने को मिली है और सीखी भी है ना। आने वाली जो शिक्षा प्रणाली थी तो कुछ चीजों को उन्होंने वहां से भी उठा करके उसमें सीखने की कोशिश की है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार शिक्षा प्रणाली है, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। बौद्धकालीन को भी हम नहीं कह सकते, वैदिक कालीन को भी हम नहीं कह सकते, तो कुछ तो दोष होंगे ही। उन दोषों को अगर हटा दें तो
हमारी ऐतिहासिक शिक्षा प्रणाली में है ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका एक अपना अलग से स्थान है, अलग से इसकी महत्ता है, अलग से इसकी उपयोगिता है। ये इस उपयोगिता के कारण जो है समाज में जानी पहचानी जाती है। तो ये अपना एक अलग से इसका मुकाम है। इसने आने वाली शिक्षा के लिए एक मील के पत्थर का काम किया है।